नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उत्तरवर्ती मुगल शासक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भूमध्य प्राचीन काल से ही भारत का व्यापारिक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और पश्चिमी एशिया के विभिन्न भागों के साथ साथ यूरोप के कुछ हिस्सों से था। 15वीं 16वीं सदी के दौरान जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। यूरोप के पुनर्जागरण ने वहां के लोगों में उद्यम की एक भावना पैदा कर दी। पुर्तगालियों और स्पेनवासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियास ने 1488 ईस्वी में उत्तमासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज निकाला, जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज की। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने उत्तमासा अंतरीप का चक्कर काटकर भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। इन समस्त खोजों का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना एवं आर्थिक लाभ कमाना था। समुद्री यात्री और देश। तो वास्को डी गामा समुद्री यात्री था। ये किस देश का था? पुर्तगाली। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। एबेल तस्मान हॉलैंड का था। यूरोपीय कंपनियों का क्रम आने का। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर उसके बाद डेनिश या फ्रांसीसी। अब देते हैं पुर्तगालियों का आगमन। उत्तमासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पहुंचा। कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से एक बड़ा व्यापारिक लाभ प्राप्त किया है, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। विरोध का मुख्य कारण व्यापारियों का स्वयं का आर्थिक हित था। वास्को डी गामा, इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना का लाभ प्राप्त किया। भारत के लिए नवीन समुद्री मार्ग की खोज की। जमोरिन द्वारा स्वागत सहायक अहमद ई मजीद। वास्को डी गामा जिन भारतीय मसालों को लेकर अपने देश पुर्तगाल लौटा, वह पूरी यात्रा व्यय की 60 गुना से अधिक कीमत पर बिका। वस्तुतः इसी लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों तथा साथ ही अन्य यूरोपीय व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत आया। 1500 ईस्वी में पेड्रो एल्वारेज कैम्ब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। तो वास्को डी गामा एक बार 1498 में आया और दूसरी बार 1502 ईस्वी में पुनः भारत आया। 1505 ईस्वी में केरल पर्यटन की व्यवसाय के अनुसार कन्नूर केरल पुर्तगालियों ने दूसरी फैक्ट्री बनाई। अब देखते हैं प्रमुख पुर्तगाली वायसराय। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को वायसराय गवर्नर नियुक्त किया गया तथा पदभार ग्रहण करने वाला यह पहला गवर्नर था। अल्मीडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। इसके लिए उसने मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति या शांत जल की नीति कही जाती है। 1508 ईस्वी में चौल के युद्ध में वह संयुक्त मुस्लिम सैनिक बेड़े मिस्र के ममलूक सुल्तान कालीकट के जमोरिन और गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा की संयुक्त सेना से परास्त हुआ। परंतु अगले ही वर्ष द्वीप के युद्ध में अल्मीडा ने इस संयुक्त बेड़े की पराजित भी किया। उसकी इस जीत से हिंद महासागर में पुर्तगालियों की पकड़ मजबूत हुई। दूसरा गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वह 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर भारत आया। उसने अल्मीडा की शांत जल की नीति का अंत किया, जिसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई। उल्लेखनीय है कि अफांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग की का निर्माण 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया। 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। यहाँ से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। अल्बुकर्क भारत में अस्थायी पुर्तगाली आबादी बसाना चाहता था। इसके लिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। उस समय तक पुर्तगाली हिंद महासागर क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके।
थे। अगला गवर्नर है नोनो डी कुंडा। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। इसने मद्रास के सेंटोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। इससे भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार हुआ। गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर 1534 ईस्वी में बसीन तथा 1535 में द्वीप का अधिकार कर लिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में देख लेते हैं तो फिर पॉइंट वाइज देखते हैं। होने वाले व्यापार पर एक अधिकार कर लिया और कार्टेज पद्धति लागू की, जो एक प्रकार का लाइसेंस था। यह लाइसेंस एक इंगित करता था कि हिंद महासागर में किसी भी व्यापार हेतु पुर्तगालियों को एक विशेष प्रकार का शुल्क देना होगा। भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट के, तो पश्चिमी तट के बंदरगाह थे मालाबार तट, कालीकट कोचीन, गुजरात तट पर सूरत, भड़ौच, बॉम्बे। पुर्तगाली वायसराय का नाम अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा, अफोंसो डी अल्बुकर्क, नीलो डी कुंडा। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हॉर्मूज संधि और हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की। जापान के साथ व्यापारिक संबंधों का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों ने आगमन से भारत में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। स्थापत्य कला में गोथिक कला का विकास भी पुर्तगालियों की ही देन है। कुछ पॉइंट वाइज दिए हैं तो इनको देख लेते हैं। नीला जल योजना ब्लू वाटरफॉल से संबंधित है। दी अल्मीडा। वास्को डी गामा कालीकट तक पहुंचा 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस डी अल्मीडा। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था रूकर। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। आगे देखते हैं द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेतृत्व करता कौन था, तो पेड्रो अल्वारेज कैमराल 1500 ईस्वी में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई तो कोचीन 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों की पूर्व के साथ व्यापार करने की कंपनी का नाम इस्तादो दा इंडिया। कौन से भारतीय क्षेत्र वर्ष 1961 तक पुर्तगाली अधिकार में रहे, तो गोवा, दमन, दीव। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना उपनिवेश कहाँ स्थापित किया, तो पांडिचेरी में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वली के स्थान पर हराया था उद्देश्य ने। अब देखते हैं पुर्तगाली साम्राज्य पतन का कारण। कट्टर धार्मिक नीति पहला कारण। भारतीय व्यापारियों के साथ बर्बरता भरा रवैया। स्पेन को 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अधिकार। अंग्रेजी एवं डच नौसेनाओं की बढ़ती शक्ति। मराठों तथा मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय से हो गया, जिससे बम्बई क्षेत्र ब्रिटिशों को दहेज के तौर पर दे दिया गया तथा बाद में ब्रिटिश शासन द्वारा संपूर्ण मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। अंततः पुर्तगालियों को उपनिवेश संबंधी गतिविधियां पश्चिम की तरफ उन्मुख हुई। डचों का आगमन। 16वीं शताब्दी के मध्य में डच भारत और पूर्वी जगत में प्रवेश करने के लिए एक उपयुक्त मार्ग की खोज के लिए प्रयासरत थे। पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ। डच हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। पहला डच अभियान 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डे हाउरमैन के नेतृत्व में पूर्वी जगत में पहुंचा। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी वीओसी नामक एक बड़ी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी का डच सरकार द्वारा अगले 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने, युद्ध संधि और किलेबंद बंदी का अधिकार दे दिया गया। प्रारंभ में डचों की गतिविधियां मसालों के व्यापार तक सीमित थी। इसका मुख्य केंद्र इंडोनेशिया था। जब भारत के साथ इनका संपर्क हुआ तब इन्होंने व्यापार में सूती वस्त्रों के व्यापार को भी शामिल किया, जिससे इन्हें अत्यधिक लाभ मिला। 1605 से 1606 ईस्वी में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1605-6 ईस्वी में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई। दूसरी डच फैक्ट्री की स्थापना उत्तोपोली निजाम पट्टनम में हुई। 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा के साथ हुए समझौते के तहत पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया। यहाँ पर डचों ने अपने सिक्के भी ढाले। 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की।
देखते हैं डच फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ स्थापित थी। तो पहला मसूलीपट्टनम में 1605 से 1606 ईस्वी में, निजामपट्टनम में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 में स्थापित की गई, आगरा में 1621, कासिम बाजार बांग्लादेश में स्थापित की गई, पटना में 1638 में, कोचीन में 1663 में। डचों की अधिकांश व्यापारिक गतिविधियां पूर्वी एशिया मुख्यतः इंडोनेशिया से जुड़ी थी, इसीलिए इनकी ज्यादातर फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर बनी। डचों द्वारा भारत में निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में उत्तर व मध्य भारत से नील व कच्चा रेशम, बिहार व बंगाल से सोरा व नमक शामिल था। भारतीय वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्शासित कर दिया, परंतु अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के आगे टिक नहीं सके। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा का युद्ध, इसे चिंसुरा या हुगली का युद्ध भी कहा जाता है, हुआ। इस युद्ध में डचों की पराजय हुई। वेदरा के युद्ध के पश्चात डचों की सैन्य शक्ति का भारत में अंततः पतन हो गया। वेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव द्वारा किया गया। ये पॉइंट वाइज दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र 1593 ईस्वी में प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र 1593 ईस्वी में प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो जहांगीर। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में से ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। आगे देखते हैं। डच कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथ में था, जिसे कंपनी अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर सकती थी, जो कंपनी के पतन का मुख्य कारण बना। अब देखते हैं अंग्रेजों का आगमन। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग विद द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी का प्रस्ताव ब्रिटिश काउंसिल को भेजा। हालांकि प्रिवी काउंसिल द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि एक वर्ष पश्चात इन व्यापारियों ने कंपनी की संरचना का पुनर्गठन करके पुनः प्रस्ताव भेजा। इस बार ब्रिटिश क्राउन की अनुमति प्राप्त हो गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रयास 1599 ईस्वी से प्रारंभ हो गया, परंतु उसे मूर्त रूप दिसंबर 1600 में प्रदान किया गया। कुछ पुनर्लोकन है, इसको देख लेते हैं। कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई, तो सूरत में 1608 में। कैप्टन हॉकिंस व से सर टॉमस रो ने किस मुगल शासक से व्यापारिक फरमान प्राप्त किए, तो मुगल शासक जहांगीर। कलकत्ता शहर की नींव रखी, तो चार चांदाग ने। 1700 ईस्वी में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, कलकत्ता। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों से जजिया कर वसूली, तो औरंगजेब। इस मुगल शासक ने अंग्रेजों से जजिया कर वसूली की, तो औरंगजेब। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था, तो सर चार्ल्स आयर ने। सर विलियम नॉरिस के नेतृत्व में नॉरिस मिशन किस वर्ष भारत आया, तो 1698 में। 1600 ईस्वी में इस कंपनी की इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम में से एक आज्ञा पत्र मिला, जिसके तहत कंपनी का अगले 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया। विदित हो कि अधिकार 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति श्वेत क्रांति तक बना रहा। इस क्रांति के फलस्वरूप संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। 1694 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के एक प्रस्ताव द्वारा सभी नागरिकों को पूर्व के साथ व्यापार करने की छूट दी गई। अगला देखते हैं ईस्ट इंडियन कंपनी का उदय एवं विस्तार। ईस्ट इंडियन कंपनी अंग्रेजी क्राउन की अनुमति के पश्चात द्रुत गति से विस्तारित होने लगी। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखना अति आवश्यक है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, जिसका कार्यभार निजी निवेशकों के हाथों में था। हालांकि ब्रिटिश क्राउन कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों में तो हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु विदेशी राजनयिक मुद्दों पर ब्रिटिश क्राउन का स्पष्ट दखल था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मुख्य प्रतिस्पर्धी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि डचों को परास्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर लिया। ब्रूस ब्रंटन द्वारा लिखे गए एक लेख द ईस्ट इंडिया कंपनी एजेंट ऑफ एम्पायर इन द अर्ली मॉडर्न कैपिटलिस्ट एरा में यह इंगित किया गया
यह इंगित किया गया। यहाँ से देखते हैं, यह इंगित किया गया है कि 1660 से 1690 ईस्वी के बीच एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार लगभग 300 गुना बढ़ गया। 1760 ईस्वी में दी कंपनी दो कंपनियों, ईस्ट इंडिया कंपनियों तथा इसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी का विलय हुआ एवं एक नई कंपनी अस्तित्व में आई, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कालांतर में 1837 के चार्टर द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। कालांतर में 1837 में के चार्टर द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो पहले क्या नाम था? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां रहती हैं। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेज जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिली। हालांकि इसकी स्थापना 1613 ईस्वी में हुई। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो एक व्यापारिक संध करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आया। इसने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने व फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार पत्र प्राप्त किया। अंग्रेजी व्यापारिक कोठियां, अंग्रेजों की कोठियां कहाँ कहाँ स्थापित थी, इसको देख लेते हैं। तो 1608 में अस्थायी, सूरत में फिर स्थापना की गई 1613 में अस्थायी, मसूरीपट्टनम में 1611 में, भड़ौच अहमदाबाद आगरा में 1623 में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित हुई। 1633 में हरिहरपुर उड़ीसा बालासोर, 1639 में मद्रास, 1651 में हुगली कासिमपुर। इधर कुछ इंपॉर्टेंट इसको देख लेते हैं। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी, तो हुगली एवं चिंसुरा। पांडिचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जार्ज नाग। 1708 ईस्वी में किन दो कंपनियों का विलय हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी एवं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे टिबेटन। अब यहाँ से देखते हैं। फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया, जहां बाद में एक किलेबंद कोठी बनाई गई। इसी कोठी को फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। 1668 ईस्वी में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई प्राप्त किया तथा कालांतर में पश्चिमी तट की को महत्ता को देखते हुए बंबई को कंपनी का मुख्यालय बनाया। 1686 ईस्वी में कंपनी का संघर्ष मुगलों से हुआ, परंतु अंग्रेजों द्वारा माफी मांगने पर औरंगजेब से उन्हें 1.5 लाख रुपया मुआवजा के बदले खो चुके व्यापारिक अधिकार मिले। कालांतर में मुगल शासकों की कमजोर अवस्था का लाभ उठाकर तथा क्षेत्रीय भारतीय राज्यों को अपने आपसी संघर्षों में उलझाकर कंपनी ने अपने लिए एक नए साम्राज्य की नींव रखी। आगे देखते हैं फ्रांसीसियों का आगमन। फ्रांसीसी सबसे अंतिम यूरोपीय शक्तियों में से थे जो भारत में आए। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी फ्रांसेस देस इंडिस ओरिएंटलेस की स्थापना हुई। इसी कंपनी का पूर्ण स्वामित्व फ्रांसीसी सरकार के हाथों में ही था। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की तथा अगले वर्ष गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार पत्र लेकर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1673 ईस्वी में वालिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से एक गांव लेकर वहां एक किलेबंद फ्रांसीसी बस्ती बसाई। इसे बाद में पांडिचेरी नाम दिया गया। 1974 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से एक जगह किराए पर ली। यहाँ उन्होंने 1690 ईस्वी तक एक फ्रांसीसी कोठी का निर्माण शुरू किया, जिसे चंद्रनगर की कोठी कहा गया। व्यापारिक गतिविधियों से लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारतीय राजाओं की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप करके आगामी संघर्षों की शुरुआत की। इसके 3 धड़े बने: फ्रांसीसी, अंग्रेज और भारतीय राज। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच युद्धों की एक श्रृंखला की शुरुआत हुई, जिसे कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। इधर डेनिश व्यापारी कुछ आए थे, इनको देख लेते हैं। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तरह डेनिश भी 1616 ईस्वी में भारत आए थे। ये डेनमार्क के निवासी थे। डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के टेंकोबार में तथा दूसरी फैक्ट्री 1676 ईस्वी में बंगाल के सेरमपुर में स्थापित की।
डेनिश भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल नहीं हुए और 1845 ईस्वी तक आते-आते अपनी फैक्ट्री यहाँ अंग्रेजों को बेचकर चले गए। कुछ ये ऑनलाइन दिया है, इसको देख लेते हैं। फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई? तो सूरत 1664 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? फ्रांसीसियों को। कर्नाटक का युद्ध किस-किस के बीच हुआ था? अंग्रेज फ्रांसीसी। फोर्ट ओरियलियंस कहाँ स्थित है? चंद्रनगर, कोलकाता। किस फ्रांसीसी गवर्नर के नेतृत्व में फ्रांसीसी औपनिवेशिक गतिविधियों की शुरुआत हुई? तो डोपले। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे सूरत, भड़ौज, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर आया, थॉमस टिस्ट ने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने। तो ये था यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं स्थापना। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।